Good afternoon, students. So today's topic in the mental health nursing for GNM second year students is schizophrenia. So before starting the topic, there are certain type of the schizophrenia that we gonna study. But today we will just discuss about the classification of the schizophrenia in ICD-10. Then we study the definition, some introduction part of the schizophrenia, epidemiology, and then the etiological factor, and later on we'll go by particular kind of a schizophrenia. matlab we'll discuss all type of schizophrenias. So here we are starting with when a person who is suffering with schizophrenia, which is a mental disorder, there are the consequences, or can say there are the two personalities, or there is the person without the recognition of the self and the society even. So starting with the schizophrenia, here we will start with the introduction part. Since the early 19th century, schizophrenia has been recognized as the psychiatric disorder. 19th century से हम schizophrenia को एक psychiatric disorder में include करते हैं. It was described in 1883 by Emil Kaplan as the dementia paradox. तो पहले जो स्किज़ोफ्रेनिया था उसका नाम था डिमेंशिया पैराडॉक्स, और इसको दिया था हमारे एमिल ने, और द प्री मैच्योर डिसओरिएंटेशन ऑफ द ब्रेन, जहाँ पे पर्सन ओरिएंटेड नहीं होता टू द टाइम, प्लेस एंड द पर्सन. मीन्स अब जो हम लोगों ने अभी तक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर पढ़े थे, वहाँ पे हमने बात की थी कि कग्निटिव फंक्शनिंग इम्पेयर होती है. बट अब जब हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की पूरे की बात करते हैं, तो जब हम जर्नल बिहेवियर एंड अपीयरेंस देखते हैं उसमें भी स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में ऑल्ट्रेशन होता है. स्पीच देखते हैं उसमें भी चेंज होता है. थॉट प्रोसेस को चेक करते हैं उसमें भी ऑल्ट्रेशंस होते हैं, और परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स होते हैं पर्सन को, एंड कग्निशन इज इम्पेयर्ड. मतलब जब हम किसी स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट की मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ पे हमारे ऑल द पैरामीटर्स विच वी आर इंक्लूडिंग इन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, उनमें इम्पेयरमेंट होगा, उनमें डिसइक्विलिब्रियम होगा. मतलब देयर विल बी एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट इन दी kind of a functioning that we used to check in the mental status examination. So it was believed to be untreatable and unstoppable. तो ये माना जाता था 19th सेंचुरी में कि हम स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट नहीं कर सकते और ये बढ़ता ही जाएगा, हम इसको रोक नहीं सकते, मतलब वी कांट सीज इट. एट दैट टाइम very few people were diagnosed with dementia paradox due to the small range of symptoms recognized specifically as a sign of this disorder. Later, the Egan Bleuler coined the term schizophrenia. मैं आपको क्लास में भी बता चुकी हूँ कि जो हमारा ईगन ब्ल्यूलर था उन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया की टर्म दी थी. तो स्किज़ोफ्रेनिया जिसका मतलब है, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब है स्प्लिट माइंड. तो जहाँ पे पर्सन के माइंड में स्प्लिटिंग होती है, ही इज़ नॉट एबल टू स्टिक विद वन काइंड ऑफ अ थिंकिंग, वन काइंड ऑफ अ कॉग्निशन, प्रॉपर थिंग फंक्शनिंग इज नॉट देयर. मीन देयर इज द फ्लक्चुएशन, देयर इज शिफ्टिंग ऑफ द माइंड, देयर इज शिफ्टिंग ऑफ द थॉट्स, दैट इज कॉल्ड इन दी स्किज़ोफ्रेनिया. और कैन से स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब ही स्प्लिट माइंड होता है. So Bleuler thought that the disorder caused a person to no longer be able to function mentally due to lack of mental association between the thoughts, language, इमोशन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जब मेंटल स्टेटस की बात करते हैं हम उसमें थॉट्स चेक करते हैं, कंटेंट कैसा है उसका, थॉट फॉर्म कैसा है, कोई थॉट डिसऑर्डर तो नहीं है. लैंग्वेज के लिए वी चेक द स्पीच, टोन कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, मोनोसिलेबाई है, मतलब किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ हो रही है, एवरीथिंग वी यूज़ टू चेक. इमोशंस का डिसबैलेंस चेक करते हैं, मेमोरी चेक करते हैं बाय चेकिंग द कग्निशन. मेमोरी में हम रिसेंट, रिमोट और इमीडिएट मेमोरी चेक करते हैं, रिकॉल चेक करते हैं. देन वी आर गोइंग टू चेक दी judgment of the person, intelligence level, insight, everything we used to check. और जो स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं उनकी इंसाइट भी प्रॉपर नहीं होती.
So that was the introduction part. Next we will discuss about the types of schizophrenia. So types of schizophrenia are, मैंने बताया था कि schizophrenia के type होते हैं. Okay, before getting to the types we should talk about the ICD classification. तो schizophrenia in the ICD classification it is classified in F20 to F29 chapter. जो हमारे ICD classification है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि F20 से 29 तक जो है सारे स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया गया ICD-10 में. तो F20 स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोटिपल और डिल्यूजनल डिसऑर्डर. फिर उसके बाद 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 आर पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, हार्बेरिक स्किज़ोफ्रेनिया, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया, पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन, रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया, सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे वो था. तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया की. तो स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन है कि इट इज़ अ साइकोटिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, इमोशन, volition and faculties in the presence of a clear consciousness which usually lead to the social withdrawal. यहाँ पे person social withdrawal करता है. Then come to the types. तो टाइप है पैरानॉइड. पैरानॉइड में क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव सिम्टम्स, मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ कि जो हमारा स्किज़ोफ्रेनिया होता है इसमें दो हमारे सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स. और पॉजिटिव सिम्टम्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पर्सन के नेचर में, पर्सनैलिटी में, उसके बिहेवियर में एड ऑन हो रहे हैं. तो दैट आर द पॉजिटिव वन. नेगेटिव वन जो पर्सन के बिहेवियर से, जो उसके एटीट्यूड से, जो उसके नेचर से या जो उसके इमोशंस से कुछ चीज़ें माइनस होती जा रही हैं या सब्सट्रैक्ट हो रही हैं, उनको हम नेगेटिव सिम्टम्स बोलते हैं. पॉजिटिव सिम्टम में आते हैं हमारे डिल्यूजन, कोई फॉल अनशेकेबल बिलीफ ऐड हो रहा है तो दैट इज़ पॉजिटिव. हेल्यूसिनेशन, कुछ नई चीज़ पर्सन परसीव करना स्टार्ट कर रहा है, दैट इज़ द पॉजिटिव साइन अगेन. एक्साइटमेंट और एजिटेशन, अग्रेशन बढ़ रहा है, इट इज़ ऑल्सो द एडिशन, तो ये भी हमारा पॉजिटिव साइन होता है. देन हॉस्टिलिटी और द अग्रेसिव बिहेवियर टोल्ड यू. सस्पिशियसनेस, किसी के ऊपर डाउट आना, इट इज़ ये हमारे नेचर में नहीं था बट अब पेशेंट का नेचर में आ गया कि वो सस्पिशियस होता है, दूसरों पे शक करता है, तो ये चीज़ ऐड हुई है, तो इट इज़ द पॉजिटिव सिम्टम. पॉसिबल सुसाइडल टेंडेंसी, तो सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है पर्सन में. लाइक पहले उसको सुसाइडल थॉट नहीं आते थे बट आ रहे हैं अब, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट, दैट इट इज़ इंक्लूडेड इन द पॉजिटिव सिम्टम. नेक्स्ट आता है नेगेटिव सिम्टम. नेगेटिव सिम्टम में मैंने बोला जो चीज़ें हमारे बिहेवियर या जो हमारे नेचर से एक्सक्लूड हो रही हैं, निकल रही हैं. नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अफेक्टिव फ्लैटनिंग और ब्लंटिंग, जहाँ पे पर्सन अपने अफेक्ट शो नहीं कर पाता, वो प्रॉपरली रिएक्ट नहीं कर पाता टू द सिचुएशन, जहाँ पे उसे जैसे रिएक्ट करना चाहिए अब वो वैसा नहीं कर पा रहा है, मतलब नहीं कर पा रहा है जो वो पहले कर लेता था, मतलब माइनस. तो it is the negative symptom. Next is the evolution, that is apathy. मीन्स अ पर्सन को लैक ऑफ इनिशिएटिव या एपैथी मतलब पर्सन को इंटरेस्ट नहीं रहता है किसी चीज़ में, दैट इज़ अगेन द माइनस वाला पार्ट. अटेंशनल इम्पेयरमेंट, पर्सन फोकस नहीं कर पा रहा है, पहले फोकस कर लेता था बट अब नहीं कर रहा है, अगेन माइनस सब्सट्रैक्ट हो रहा है उसके बिहेवियर से. एनेडोनिया मतलब जिन चीज़ों में पर्सन को पहले खुशी मिलती थी या प्लेजर की फीलिंग आती थी, वो अब वो चीज़ें या वो इवेंट्स या वो टास्क अब उसको प्लेजर नहीं दे पाता या फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस नहीं दे पाता, दैट इज़ कॉल्ड एनेडोनिया. और ये भी माइनस हो रहा है, लैकिंग हो रही है, कम हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव साइन. नेक्स्ट इज द अलॉगिया, दैट इज लैक ऑफ स्पीच आउटपुट, अब पर्सन बोल नहीं पाता है, तो दैट इज़ दी नेगेटिव सिम्टम. तो जब हम पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया की बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम ऑफ द पॉजिटिव सिम्टम आते हैं, लाइक डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, एक्साइटमेंट, हॉस्टिलिटी, सस्पिशियसनेस और द सुसाइडल टेंडेंसीज और कैन द सुसाइडल आइडिलेशन.
Next, it is can show other symptoms. Even sometimes it show the other symptoms. Negative symptom can also be shown like apathy, anhedonia, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता. Will be classified as paranoid if any positive symptoms are shown. पॉजिटिव सिम्टम पैरानॉइड में सब, अगर किसी पर्सन को डिल्यूजन है, किसी को फॉल अनशेकेबल बिलीफ है, जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर डिल्यूजन है तो मतलब फॉर श्योर डेफिनेटली पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है ही है. नेक्स्ट, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया मोस्टली शोज कैटाटोनिक सिम्टम्स. कैटाटोनिक सिम्टम्स मैं आपको बता चुकी थी कि दो टाइप का होता है, या तो स्टूप्रस होता है पर्सन, या तो एक्साइटेड होता है. स्टूप्रस में क्या होता है, पर्सन रिजिड होता है, मतलब जिस पोजीशन में वो है वो उसी में रहेगा. वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी एक टर्म यूज़ की थी मैंने क्लास में, कि अगर पर्सन को किसी पोजीशन में डिस्कम्फर्ट भी है, स्टिल वो उसी पोजीशन में 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रहता है, मतलब वो एक ही पोस्चर मेंटेन करके रहता है चाहे उसको खुद को भी डिस्कम्फर्ट होता है. दैट इज टूप्रस, मतलब रिजिडिटी आ रही है, पर्सन और चीज़ों को अवॉइड कर रहा है और नेगेटिव सिम्टम शो कर रहा है. जबकि जो हमारा एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट में पर्सन हाइपर एक्टिव होता है, पॉजिटिव सिम्टम्स भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, पर हर चीज़ एक्साइटमेंट में होगी. ही विल नॉट बी apathic, he will not be anhedonic, and he will not be like there will not be blunting of नहीं, blunting will be there, but वो expressive होंगे. Next is the disorganized. So mostly show disorganized symptom, जहाँ पे हम लोगों को नहीं पता कि शायद कुछ पैरानॉइड के भी दिखा रहा है, कुछ कैटाटोनिक पे दिखा रहे हैं, कुछ टूप्रस का भी दिखा रहा है, कुछ हमारा हेबरफ्रेनिक का भी दिखा रहा है, कुछ हमारा रेजिडुअल का सिम्टम्स भी शो कर रहा है. तो वो जब मिक्स नहीं हो, पर वहाँ पे पॉजिटिव सिम्टम नहीं होंगे, मतलब ना तो डिल्यूजन होगा ना हैलुसिनेशन होगा, तो उसको हम डिसऑर्गेनाइज बोलते हैं. नेक्स्ट इज अनडिफ्रेंशिएटेड, जहाँ पे हम लोगों को पैटर्न ऑफ सिम्टम, मतलब जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना वो क्लियरली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं. मैंने बताया था कि हर एक पैरानॉइड हर एक स्किज़ोफ्रेनिया का एक पर्टिकुलर सिम्टम्स का पैटर्न होता है. अगर जैसे डिल्यूजन बोला मैंने, तो डिल्यूजन है तो मतलब पर्सन पक्का ही पैरानॉइड के साथ है. अगर वहाँ पे वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है, पर्सन बहुत ज़्यादा रिजिड है, तो वो हमारा स्टूप्रस कैटाटोनिक होता है. अगर वहीं पे पर्सन एक्साइटेड है, उसको थोड़े एजिटेटेड है, अग्रेसिव काइंड ऑफ अ पर्सन है, तो उसको हम स्टूप्रस कैटाटोनिक बोलते हैं. बट अनडिफ्रेंशिएटेड में सबके थोड़े थोड़े सिम्टम्स होंगे, नहीं क्लियरली फाइन पता कर पाते हैं कि कौन सा है, बट इसमें भी पॉजिटिव सिम्टम मतलब या डिल्यूजन या हेलुसिनेशन नहीं होगा. रेजिडुअल नो लॉन्गर डिस्प्लेस द सिम्टम. ओके, रेजिडुअल तो एवरीवन नो कि व्हाट हैपन इन रेजिडुअल काइंड ऑफ symptom of a residual symptom include schizophrenia include like the emotional blunting, illogical thinking, social withdrawal, loosening of the association, or this category should be used when there was been at least one episode of schizophrenia in the past. मतलब वहाँ उसमें साइकोटिक सिम्टम्स इतने नहीं थे, बट एक आधा एपिसोड हो रखा था एंड अब जाके उसको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है. दैट इज कॉल्ड द रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया. Now here we will talk about the definition of the paranoid schizophrenia, what we gonna discuss. That is, paranoid schizophrenia is the characterized by unreasonable suspicion and the primarily positive symptom. टोल्ड हो कि सस्पिशियस होता है, डिल्यूजनिस्टिक होता है. पैरानॉइड का मतलब ही डिल्यूजनिस्टिक होता है, ठीक है. पैरानॉइड का मतलब होता है सस्पिशियसनेस, जो कि एक पॉजिटिव सिम्टम है. द पेशेंट इज प्री ऑक्यूपाइड विद एटलीस्ट वन डिल्यूजन, जो कि फॉल अनशेकेबल बिलीफ होता है, और इज एक्सपीरियंसिंग अ फ्रीक्वेंट ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन. हेल्यूसिनेशंस भी होते हैं पर्सन को, और मैंने बताया था कि स्किज़ोफ्रेनिया में जो मोस्ट कॉमनेस्ट हेल्यूसिनेशन है दैट इज द ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन. हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, पर्सन को कोई स्टिमुलस नहीं होता, स्टिल उसकी सेंसेस में एक परसेप्शन होता है, उसको लगता है कि कोई चीज़ है.
फॉर एग्जाम्पल ऑडिटरी में कोई भी नहीं है, कोई स्टिमुलाई नहीं है, स्टिल उसको आवाज़ आ रहे हैं, दैट इज़ द ऑडिटरी हेलुसिनेशन। टेक्टाइल में उसे लगता है कि कोई उसे टच कर रहा है या कुछ उसकी बॉडी पे चल रहा है, बट वहाँ पे स्टिमुलस या कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है जो रियलिटी में चल रहा होता है, मतलब पर्सन परसीव कर रहा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी में पर्सन को बहुत गंदा ऑर्डर आता है जो औरों को नहीं आ रहा होता है। देन इट इज़ आर टेक्टाइल। गेस्टेटरी इज अबाउट टेस्ट। किसी चीज़ का टेस्ट अच्छा है, वो सबको अच्छा लग रहा है, बट उसको वो स्मेली या फ्लॉथी लगेगा, तो दैट इज द परसेप्शन ऑफ द पर्सन। और अगर उनकी बात करें तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन मतलब किसी की आवाज़ें सुनाई देना, वो सबसे कॉमनेस्ट काइंड ऑफ अ हेलुसिनेशन होता है स्किज़ोफ्रेनिया में। मीनवाइल अदर सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया सच एज डिसऑर्गेनाइज स्पीच, पर्सन की स्पीच प्रॉपर नहीं होती, फ्लैट अफेक्ट होता है, कैटाटोनिक होता है, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर होता है, आर नॉट प्रेजेंट or are less prominent. ठीक है, तो these are the this is the definition of the paranoid schizophrenia. The clinical picture is dominated by relatively stable and often persecutory delusion. डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ओके, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का ही मतलब ये है कि पर्सन को लगता है कि समवन इज चीटिंग और मीन्स someone is cheating over him and someone is trying to spy him, मतलब कोई उसे मारना चाह रहा है। डिल्यूजन ऑफ सस्पिशियसनेस को ही हम परसिक्यूटरी डिल्यूजन बोलते हैं, यूजुअली अकम्पनीड बाय द हेलुसिनेशन पर्टिकुलरली ऑफ ऑडिटरी वेराइटी, मैं बता चुकी है आपको। एंड परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस, दीज सिम्टम्स कैन हैव ह्यूज इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग एंड कैन नेगेटिवली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। Paranoid schizophrenia is a lifelong disease, but with proper treatment person can means हम उसके symptoms को control कर सकते हैं and we can make person live in the society and in a social acceptable manner. Now we will discuss the causes. So it is known what causes schizophrenia. It is not known yet, but the researcher believe that the combination of the genetics, brain chemistry, and the environmental contribution to the development of the disorder. मतलब अगर हमारी बायोकेमिस्ट्री में कोई इशू है, मतलब लेटर वी विल डिस्कस द कॉजेज, वहाँ पे हम बात करेंगे। प्रॉब्लम विद सर्टेन नेचुरली अक्रिंग ब्रेन केमिकल्स, मतलब कोई जेनेटिक इशू है, एनवायरमेंटल इशू है, दैट इज़ द साइकोपैथोलॉजी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एक्चुअली। अगर कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, एनवायरमेंटल एंड द सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, उनकी वजह से क्या होगा, हमारी न्यूरो डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटीज़ एंड टारगेट द फीचर्स, एंड उसकी वजह से ब्रेन डिसफंक्शन होगा, इम्प्रॉपर बैलेंस ऑफ द केमिकल्स होगा, और उसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। दैट इज़ द साइकोपैथोलॉजी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। यहाँ पे हम रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली ऑफ द पैरानॉइड, इट इज़ ऑफ द ऑल स्किज़ोफ्रेनियास कि स्किज़ोफ्रेनिया के रिस्क फैक्टर्स और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्टली इट इज़ ऑल्दो द प्रिसाइज कॉज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इजंट नोन, मीन्स इट इज़ इडियोपैथिक। अभी तक रीज़न नहीं पता कि स्किज़ोफ्रेनिया कैसे होता है, बट सर्टेन फैक्टर हैं जो रिस्क को इंक्रीज़ कर देते हैं किसी इंसान के स्किज़ोफ्रेनिक होने के। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की फैमिली हिस्ट्री है, किसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में स्किज़ोफ्रेनिया है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में भी स्किज़ोफ्रेनिक हो। ओके, अगर हमारा वन ऑफ द पेरेंट इज स्किज़ोफ्रेनिक, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें 50% ऑफ चांसेस होते हैं कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग है या जो न्यू जनरेशन है या जो न्यू बच्चा है उन दो पेरेंट्स का, जिनमें से एक को स्किज़ोफ्रेनिया था, उनके बच्चे में 50% चांसेस होते हैं कि उसमें फ्यूचर में स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। इंक्रीज इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन सच एज फ्रॉम इन्फ्लेमेशन और autoimmune diseases, तो इट इज़ मीन प्रूव कैन से इट इज़ अ सर्वेलेंस। जो रिसर्च स्टडीज़ हुई है उनमें फाइंड आउट हुआ है कि जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है उनका इम्यून सिस्टम मोर एक्टिवेटेड होता है, और या तो उनको ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, तो उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओल्डर एज ऑफ द फादर, इट इज़ अगेन द रिसर्च वर्क सीन इन सर्टेन हॉस्पिटल्स की जिनमें से पेशेंट्स का चेक किया गया, अगर उनके फैमिली हिस्ट्री ली गई तो इट वॉज फाउंड कि देयर
their father got pregnant, or the parents got pregnant at the late stage, or in their 30s or 40s got pregnant, and they are those who are delivered in the 30 or the 40s age group of parents, उनमें schizophrenia ज़्यादा पाया गया. सम प्रेगनेंसी एंड द बर्थ कॉम्प्लिकेशन सच एज माल न्यूट्रिशन हो, बच्चों को उनको कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो, या उनका कोई एक्सपोजर हुआ है टू द केमिकल्स, टू द ड्रग्स, टू द एल्कोहल, तो भी चांसेस होते हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़े. और अगर ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा तो हमारी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी. इधर इट इज़ द बिहेवियरल, इधर इट इज़ द स्पीच रिलेटेड, इधर इट इज़ रिलेटेड टू द इमोशन, इधर इट इज़ रिलेटेड टू द परसेप्शन, इट इज़ रिलेटेड टू द थॉट्स, इधर इट इज़ रिलेटेड टू द कॉग्निशन. तो ये सारी इम्पेयरमेंट हो सकती हैं. और अगर टेकिंग द माइंड ऑल्टरिंग, ओके, अगर फॉर एग्जांपल अगर मदर ने इवन इफ यू यू डोंट नो, माइट बी, जो अगर वुमेन प्रेग्नेंट होती है, वी डोंट यूज टू गिव द साइको एक्टिव सब्सटेंसेस या psychotropic drugs to the pregnant woman, because it is the harmful agent that can cause the kind of abnormalities, or may present the child to the exposure to the schizophrenia in the later stages of their life. So before going to the risk factor, will discuss the etiological factor even. तो फर्स्ट इज़ द बायोकेमिकल थियोरी. अगर बायोकेमिकल थियोरी की बात करें, व्हाट इट इज़, कि बायोकेमिकल थियोरी में फाइंड किया गया है कि एक डोपामिन हाइपोथेसिस है. इसमें फाइंड आउट किया कि अगर हमारे ब्रेन में एक्सेसिव डोपामिन डिपेंडेंट न्यूरोनल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसकी वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया होता है. मतलब अगर डोपामिन लेवल ब्रेन में ज़्यादा है तो स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. और कई और बायोकेमिकल्स भी हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, दैट आर लाइक नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, और द न्यूरो रेगुलेटर्स सच एज प्रोस्टाग्लैंडिन और एंडोर्फिन. अगर इनमें भी एबनॉर्मेलिटीज़ आती है या इनका भी डिसबैलेंस होता है तो भी पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं. तो ये तो थी हमारी बायोकेमिकल थियोरी. नेक्स्ट इज़ द न्यूरोस्ट्रक्चरल थियोरी. और जो न्यूरोस्ट्रक्चरल थियोरी है उसके अकॉर्डिंग रिसर्चेज में, मतलब रिजल्ट ऑफ द रिसर्चेज ये है कि अगर हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और द लिम्बिक कॉर्टेक्स है, अगर वो फुली डेवलप नहीं हो पाया होता है, मतलब रिसर्च में फाइंड किया गया है जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स थे उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और जो लिम्बिक कॉर्टेक्स था वो प्रॉपरली डेवलप नहीं था. और अगर हम लोग देखें कि जिनका ब्रेन वॉल्यूम कम होता है उनके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के. और अगर हमारा लेटरल और द थर्ड वेंट्रिकल का साइज़ बड़ा होता है as compared to the normal brain lateral or the lateral and the third ventricle size, तो भी चांसेस ज़्यादा होते हैं. अगर एट्रोफी ऑफ द फ्रंटल लोब, एट्रोफी मैंने बताया था श्रिंकेज और डेथ ऑफ द सेल्स, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स होता है फ्रंटल लोब के, सेरिबेलम के और लिम्बिक स्ट्रक्चर के, तो भी स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस रहते हैं. अगर इंक्रीज साइज ऑफ सल्काई ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेन, अगर हमारे सल्काई बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और गायरे छोटे हो जाते हैं तो भी चांसेस होते हैं. तो ये था हमारा, अगर ब्रेन में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है. जेनेटिक थ्योरी, जेनेटिक थ्योरी में बता चुकी हूँ कि अगर पेरेंट्स में है तो 50% चांसेस है, और अगर आइडेंटिकल ट्विन है तो भी 50% चांसेस है. और ब्रदर या सिस्टर को अगर फॉर एग्जांपल मेरे को स्किज़ोफ्रेनिया है तो मेरा भाई 10% रिस्क पे होगा स्किज़ोफ्रेनिया होने के. और जनरल पॉपुलेशन में देखें इट इज़ 1%, मतलब अगर 100 लोगों को देखें तो 100 में से एक में स्किज़ोफ्रेनिया होता ही है. तो इट इज़ द डाटा ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इन इंडिया. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पेरीनेटल रिस्क फैक्टर. अगर
मम्मी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने स्ट्रॉच पढ़ा था लास्ट क्लास में, अगर कोई भी मैटरनल इन्फेक्शन हो, इन्फ्लुएंज़ा हो, रुबेला हो, तो उसकी वजह से भी बेबी को आफ्टर डिलीवरी और लेटर स्टेजेस में स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस रहते हैं। अगर इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द स्टडीज़ कि अगर जो डिलीवरी होती है अगर वो लेट विंटर्स मतलब जनवरी दिसंबर के मंथ में होती है या अर्ली स्प्रिंग में होती है, स्प्रिंग सीजन में होती है, तो भी मतलब रिसर्च में पता लगा है कि जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स थे, अगर उनका हम डेट ऑफ बर्थ देखें और डेट ऑफ मंथ ऑफ बर्थ देखें, तो मैक्सिमम ऑफ देम जो दिसंबर जनवरी या अक्टूबर के आसपास के टाइम में, फरवरी में पैदा हुए हैं, उनमें स्किज़ोफ्रेनिया ज़्यादा फाइंड आउट हुआ है। या कोई काइंड ऑफ प्रेगनेंसी में अगर पर्टिकुलरली कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो भी डिलीवरी हम लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं। तो ये थे हमारे प्रीनेटल रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट इज द साइकोडायनेमिक थ्योरी। हेयर डन विद द बायोकेमिकल में बता दिया कि डोपामिन लेवल इंक्रीज होता है, सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, एसिटाइलकोलिन और हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन, एड्रेनलिन्स में ऑल्ट्रेशन होती है तो भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। अगर हमारा ब्रेन साइज छोटा है, हमारा लेटरल और द थर्ड वेंट्रिकल बड़ा है, सल्काए बड़े हो चुके हैं ब्रेन के, हमारा जो फ्रंटल लोब है वहाँ पे कोई एट्रोफी या डैमेज हो गया है ब्रेन को, ब्रेन सेल्स कम हो रहे हैं, तो भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। देन हमने जेनेटिक्स में पढ़ा कि अगर पेरेंट्स में है तो बच्चे में होने के चांस भी है। अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हैं तो 50% चांसेस हैं, अगर आइडेंटिकल ट्विन नहीं है और भाई बहन में से किसी एक को है तो दूसरे को 10% चांसेस होते हैं। और अगर जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो 1% ऑफ पॉपुलेशन में स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट हो, मतलब 1% ऑफ द पेशेंट्स आर स्किज़ोफ्रेनिक इन 100। तो नेक्स्ट वॉज हमने पेरीनेटल पढ़े कि पेरीनेटल में अगर मदर को कोई इन्फेक्शन है, बर्थ के टाइम कोई इन्फेक्शन था या बर्थ के टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ था, तो दीज आर दी पेरीनेटल रिस्क फैक्टर। अब हम पढ़ेंगे साइकोडायनेमिक थ्योरी। तो साइकोडायनेमिक थ्योरी में क्या है कि डेवलपमेंट थ्योरी, फ्रूड ने बोला था कि अगर उसको किसी बच्चे को ओरल स्टेज में रिग्रेशन होता है, रिग्रेशन मीन गेटिंग फिक्स टू दैट स्टेज, ठीक है, मतलब बड़ा हो गया इंसान बट स्टिल ही इज गेटिंग बैक टू अ पर्टिकुलर एज ऑफ हिज लाइफ, तो उसको हम रिग्रेशन बोलते हैं। तो उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के। दोज काइंड ऑफ इंडिविजुअल हैव अ पुअर ईगो बाउंड्रीज, दे आर नॉट एबल टू यूज़ द इफेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म, उनका फ्रजाइल ईगो होता है, इनएडिक्वेट ईगो डेवलपमेंट हो पाई होती है, और जो उनका सुपर ईगो होता है उसकी डोमिनेंस नहीं होती है, और जो हमारा इड है वो रिग्रेस्ड होता है, मीन्स वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, और जो भी वो एक्शन करेगा वो इड के इन्फ्लुएंस में करेगा, सुपर ईगो के में नहीं करेगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फैमिली थ्योरी। तो हमारी फैमिली रिलेशंस की वजह से भी हमारा स्किज़ोफ्रेनिया इन्फ्लुएंस होता है। अगर तो मदर और चाइल्ड का रिलेशन इफ़ेक्टिव है, अच्छा है, तो ठीक है, बट वहीं पे अगर मदर का अपने बच्चे की तरफ एक रिलेशनशिप कोल्ड है, मतलब शी डोंट बॉदर बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो उसकी केयर नहीं करती है, रियरिंग नहीं करती है, उसको ध्यान नहीं देती है, उसकी ग्रोथ में हेल्प नहीं करती है, प्राइमरी केयर टेकर नहीं बनती है, तो भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। सेम टाइम पे अगर मदर ओवर प्रोटेक्टिव है, डोमिनेटिंग है, मतलब वो अब बच्चे को कुछ करने ही नहीं देती है, जिसकी वजह से उसका ईगो डेवलप ही नहीं हो रहा, मतलब सब डिसीजन मम्मी ही ले रही है, एंड वो बच्चे को सोशली एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं करने दे रही है, उसको अच्छे बुरे में पता ही नहीं लगने दे रही है, तो भी चांसेस होते हैं बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया होने के इन द लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट इज द डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम। अगर कोई सी फैमिली या पेरेंट्स में हॉस्टिलिटी है, मतलब पेरेंट्स के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है, उनके बीच में फाइट्स होते रहते हैं, तो भी चांसेस होते हैं कि वो उनके बच्चे में स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। सो दीज आर theories. Next is the double blind communication. मीन्स डबल ब्लाइंड का मतलब हुआ कि एक ही टाइम पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देना।
मीन्स हाँ, ओके, पेरेंट्स ने बच्चे को कुछ ऑर्डर दिया, सेम टाइम पे एक ऑर्डर दिया जो उसके कंप्लीटली ऑपोजिट है, मीन्स बच्चा इज गॉटिंग कंफ्यूज, उसको पता ही नहीं लग पा रहा कि पेरेंट्स क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, उसको क्या समझाना चाह रहे हैं। तो उसकी वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब बच्चे के साथ पेरेंट्स का प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा, जो वो कन्वे करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। तो फैमिली थ्योरी में हमने पढ़ा कि अगर मदर चाइल्ड रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं है, या ओवर प्रोटेक्टिव रिलेशन है, डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम है, या डबल ब्लाइंडेड कम्युनिकेशन है। तो ये थी फैमिली थ्योरीज हमारी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सोशल फैक्टर्स। मैक्सिमम ऑफ स्टडीज़ में फाइंड आउट किया गया है कि जो प्रेवलेंट एरियाज होते हैं ऑफ हाई सोशल मोबिलिटी एंड डिसऑर्गेनाइजेशन अमंग द मेंबर्स आर लो सोशल क्लासेस, मतलब जो हमारे स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट हैं उनमें से मैक्सिमम जो हैं वो बिलोंग करते हैं लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से, जो पुअर फैमिली से हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स आल्सो कैन प्रेसिपिटेट द डिजीज इन प्रीडिस्पोजिंग इंडिविजुअल, मतलब स्ट्रेस भी कॉज कर सकता है स्किज़ोफ्रेनिया। तो मतलब दोज हु आर मोर वल्नरेबल टुवर्ड द स्ट्रेस, उनमें भी स्किज़ोफ्रेनिया प्रीडिस्पोज हो सकता है। So that what we studied about the risk factor, then the etiological factor. Etiological we studied about the biochemical, then the brain functioning, then the genetic theory, then the prenatal risk factor, then psychodynamic theory में हमने development theory पढ़ी जिसमें फ्रूड ने बोला था कि उनका oral stage में regression हो जाता है। Then we studied the family theory. Family theory में हमने mother child relationship, dysfunctional family system, double blind communication पढ़ा। नेक्स्ट हमने सोशल फैक्टर्स पढ़े कि अगर पर्सन लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से होता है तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के, ये स्टडीज़ में ही प्रूवन है। तो नेक्स्ट व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट दी सिम्टम्स। तो सिम्टम्स की बात करें तो बताया मैंने कि जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया होता है उसमें हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। तो पॉजिटिव सिम्टम्स कैसे होते हैं? लाइक डिल्यूजन। अब जो डिल्यूजन्स हैं, ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट डिल्यूजन। डिल्यूजन में हमारे फॉल अनशेकेबल बिलीफ होते हैं। तो जो फॉल अनशेकेबल बिलीफ होते हैं ऐसी धारणा होती है इंसान की जिसको हम तोड़ नहीं सकते, और वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी नहीं होते हैं। मतलब सोसाइटी में लोग उस धारणा को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि ऐसा भी कुछ होता होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड डिल्यूजन। तो डिल्यूजन की बात करें तो मेनली जो मैंने बताया, डिल्यूजन में पैरानॉइड अगर आ रहा है, पैरानॉइड का मतलब है डिल्यूजनल, और यहाँ पे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन बात करेंगे। Here's your assignment even. You have to write about the all type of delusions. Like there are certain type of delusions like delusion of persecution, delusion of jealousy, delusion of a grandiosity, delusion of reference, delusion of means what it is. There are lot of delusion, तो it is your assignment today. Here we will discuss few of delusion of persecution में पर्सन को क्या लगता है कि कोई उसको चीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल उसको लगेगा कि उसकी वाइफ का या उसके हस्बैंड का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई मुझे मारना चाहता है। मतलब इंसान शक्की होता है इन द डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। उसको शक होता है कि कोई उसके ऊपर चीट कर रहा है, कोई उसको मारना चाहता है, कोई उसको पॉइजन करना चाहता है, कोई उसको ड्रग करना चाहता है या उसको मारना चाहता है अल्टीमेटली। तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन ये होता है। नेक्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ जेलेसी। डिल्यूजन ऑफ जेलेसी में क्या होता है? इट इज़ अराउंड टुवर्ड द सेक्शुअल पार्टनर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसको डिल्यूजन ऑफ जेलस में ये लगता है कि जो उसका सेक्शुअल पार्टनर है वो अनफेथफुल है, वो मतलब लॉयल नहीं है टुवर्ड हिम, और माइट बी ही इज चीटिंग ओवर हर। तो डिल्यूजन ऑफ जेलेसी में ये आता है। नेक्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में पर्सन को लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे पास सबसे सुपर पावर्स है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे तो मौत कभी आ ही नहीं सकती। मतलब ही इज़ कंसीडरिंग हिमसेल्फ अबव द गॉड, कि मैं भगवान से ऊपर हूँ। दैट इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोस का मतलब ही होता है सुपीरियर टू एनी पावर।
नेक्स्ट आता है हमारा हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में मैंने बता दिया कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है, स्किज़ोफ्रेनिया में हेलुसिन जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है हमारा ऑडिटरी हेलुसिनेशन। उसमें पर्सन को स्टिमुलस नहीं होता। डिफरेंस होता है हेलुसिनेशन और इल्यूजन में। इल्यूजन क्या है, वहाँ पे हमारे पास स्टिमुलस है, मतलब कोई चीज़ है पर हम उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, दैट इज़ इल्यूजन। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है फिर भी हमें वो दिख रही है या हम उसको परसीव कर रहे हैं। डिल्यूजन कंप्लीटली डिफरेंट है। डिल्यूजन में कोई फॉल अनशेकेबल इंसान की धारणा है, वो कुछ सोचता है जो नहीं एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, दैट इज डिल्यूजन। हेलुसिनेशन में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, स्टिल इसको वो चीज़ दिख रही है या सुनाई दे रही है, दैट इज हेलुसिनेशन। इल्यूजन, हमारे पास एक चीज़ है पर वो चीज़ उसको नहीं दिख रही है, उसको उसकी जगह कुछ और दिख रहा है। एग्जाम्पल, एक रोप पड़ी है, रस्सी पड़ी है पर उस इंसान को वो रस्सी नहीं, सांप लग रहा है, तो वो इल्यूजन हुआ। बट अगर सामने कुछ नहीं है, स्टिल पर्सन को सांप चलता हुआ दिख रहा है और हमें वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, तो वो हेलुसिनेशन है। तो डिफरेंस है हेलुसिनेशन और इल्यूजन में। हेलुसिनेशन में कुछ होता नहीं है फिर भी दिखता है, इल्यूजन में होता है पर हम गलत देखते हैं, दैट इज डिफरेंस इन हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन। तो स्किज़ोफ्रेनिया में ऑडिटरी हेलुसिनेशन मतलब कोई आवाज़ पर्सन को सुनाई देती है, फॉर एग्जांपल कोई विसल कर रहा है, कोई उससे बात कर रहा है, कोई उसको ऑर्डर दे रहा है, बट वहीं पे और लोगों को वो आवाज़ नहीं आ रही है, वो औरों को कोई आदमी नहीं दिख रहा है बात करते हुए, दैट इज़ हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, मतलब अब क्या है, जो पर्सन का स्पीच है वो भी अफेक्ट होगा। पॉवर्टी ऑफ स्पीच होगा, मतलब स्पीच डिक्रीज करेगी, प्रोडक्शन डिक्रीज करेगी। पॉवर्टी ऑफ आइडिएशन होगा, मतलब जो स्पीच अमाउंट है वो एडुकेट नहीं होगा और जो वो कंटेंट या जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है वो बहुत ही अनस्पेसिफिक होगी या वो क्लियर नहीं होगी। इकोलेलिया हो सकता है, मतलब रेपिटेशन ऑफ दी और इको बाय द पेशेंट ऑफ द वर्ड और फ्रेजेस ऑफ द एग्जामिनर। फॉर एग्जाम्पल, मैं पेशेंट से पूछती हूँ आप क्या कर रहे हो, अब इकोलेलिया में पर्सन क्या करेगा, वो यही रिपीट करता रहेगा, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मतलब जो मैंने उससे पूछा वो उसी को रिपीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोलेलिया। नेक्स्ट इज द परसिवरेशन हो सकती है, लाइक परसिस्टेंट रेपिटेशन ऑफ द वर्ड और द थीम बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रेलेवेंस, कुछ ऐसी चीज़ को रिपीट करते रहना जिसका कोई मतलब ही नहीं है। वर्बिजरेशन हो सकती है, मतलब सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ समवन वर्ड्स फ्रेज और ओवर एंड अगेन। डिल्यूजन होंगे, दैट्स इट। एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज्ड और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर हो सकता है पर्सन का। नेक्स्ट एज नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे, एपैथी हो सकती है, इलॉगिया हो सकता है, एनहेडोनिया हो सकता है। सिम्टम इन टीनेजर क्या होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, विड्रॉल फ्रॉम द फ्रेंड एंड द फैमिली, ड्रॉप इन द परफॉर्मेंस एट द स्कूल लेवल, ट्रबल स्लीपिंग, irritable or the depressive mood or lack of motivation. So these are the symptom in the person with the schizophrenia. So that's all today's topic. We had studied about the schizophrenia. Firstly we discussed the introduction part, though if previously it was known by the name of the dementia pericox, and बाद में ईगन ब्लूलर ने हमारे को स्किज़ोफ्रेनिया टर्म दी, एंड ही हैड गिवन द 4 A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जो हम आगे पढ़ेंगे अभी. Then we studied about the epidemiology, then the risk factor, then we discussed the etiologies, and then a symptom of the schizophrenia and the type of the schizophrenia. So that's all for today's topic. In next lecture we will continue with the 4 A's of Egan Bleuler, then what are the diagnostic evaluation, how we can diagnose the schizophrenia, and what are the treatment of the schizophrenia and the nursing management of schizophrenia. So that's all. Thank you. Have a nice day.